हेलो वंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग और वांगजी केव में फंसे हुए थे और वांगजी ने वियिंग को अपने लैब पर ही सुला लिया था। वो वियिंग को अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे चुका था और अब वो भी काफ़ी वीक होता जा रहा था और टायर्ड फील कर रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, तभी उसे एक हार्श वॉइस सुनाई देती है जो कह रहा था, सेकंड मास्टरलैंड। वांगजी अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने जेंगझा वहाँ खड़ा था। जेंगझा एक बार फिर उससे कहता है, सेकंड मास्टरलैंड, क्या आप प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ देंगे? वांगजी अब अलर्ट हो जाता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने वियिंग को कस के गले लगाया हुआ था और वियिंग अभी भी नींद में था। जेंगझा जिन जुशन को हेल्प के लिए बुलाता है। जिन जुशन और जेंगझा दोनों मिलकर वियिंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं। वांगजी भी वियिंग के पास रहना चाहता था और मेक श्योर करना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, पर वो कुछ नहीं कह पाता। तभी जेंगझा उससे पूछता है, सेकंड मास्टरलैंड, क्या आप वॉक कर सकते हैं? वांगजी इस बात का जवाब नहीं देता, बल्कि जेंगझा से कहता है, वो ठीक है ना? जेंगझा कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसे वैसे भी जान से मारना बहुत मुश्किल है। आप हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं? वांगजी कैसे भी हिम्मत करके उठता है और उन लोगों के साथ बाहर निकल जाता है। तभी जेंगझा वांगजी से कहता है, मैंने सुना है कि चेवुजुन क्लाउड वापस आ गए हैं, शायद आप भी वहाँ जाना चाहेंगे। वांगजी को एक बार फिर रियलाइज़ होता है कि वियिंग अभी उसका नहीं है और वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता। वो वियिंग की तरफ एक लास्ट लुक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जेंगझा उसे आवाज़ लगाता है और उसके पास जाकर उसे काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे देता है और उससे कहता है, ये तुम्हारी जर्नी में काम आएगी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये मुझे छोड़ता नहीं। ऐसा कहकर जेंगझा वापस वियिंग के पास चला जाता है। वांगजी क्लाउड वापस आ जाता है, पर कुछ समय बाद उसे न्यूज़ मिलती है कि वियिंग मिसिंग है। काफ़ी मुश्किलों से वो कैसे भी अपने अंकल को कन्विंस कर लेता है कि वो वियिंग को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। उसे नियरली 3 हफ्ते लग जाते हैं जब उसे यीलिंग में जेंगझा वहाँ मिलता है। जेंगझा भी वियिंग की तलाश में ही था। वियिंग का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था। वांगजी भी जेंगझा को ज्वाइन करता है और वियिंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पहले दिन जब जेंगझा और वांगजी साथ में थे, जेंगझा उससे पूछता है, तुम्हारा थ्रेड किस कलर का है? वांगजी उससे कहता है, रेड। उसने तुम्हें बताया होगा ना? जेंगझा कहता है, हाँ, जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला था तो वो हर समय बस तुम्हारी बातें ही करता रहता था। वो इडियट तुमसे पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया था। जब हम लोटस कोव में थे तो वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करता रहता था। वो बार बार ये कहता था कि वो तुम्हें अपने साथ लोटस कोव लेकर आएगा और यहाँ विजिट करवाएगा। ये सब सुनकर वांगजी का दिल दुख रहा था। तभी वो जेंगझा से कहता है, मैं ज़रूर आता। जेंगझा उससे कहता है, क्या? मुझे तो ऐसा लगता था कि तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी जेंगझा उससे कहता है, वैसे ये बात सोचने वाली है, तुम मेरे साथ उसे ढूंढने के लिए क्यों आए हो? वांगजी को नहीं पता था कि इसका क्या आंसर करना है, तो वो कुछ नहीं कह पाता और शांत ही रहता है। जेंगझा उसका जवाब देता है, मुझे लगा था कि तुम ये सब उस सोलमेट थिंग की वजह से आए हो, शायद किसी तरीके का ऑब्लाइजेशन हो तुम्हारे ऊपर। अगेन वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता। जेंगझा कहता है, लगता है तुम ज़्यादा बातें नहीं करते। वांगजी उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, बस मन में सोच रहा था, वियिंग, आखिरकार तुम कहाँ हो? 2 महीने बाद फाइनली वो वियिंग को ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन उस दिन वियिंग और वांगजी में लड़ाई हो जाती है। वियिंग के फीचर्स पहले की तरह सेम थे, पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल बदल गया है। उसकी आंखें एकदम डार्क थी, लिप्स पेल हो गए थे। उसने हमेशा की तरह ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, पर इस बार उसके साथ एक ब्लैक फ्लूट थी। वियिंग वांगजी से कहता है, लान वांगजी, या फिर मुझे तुम्हें कहना चाहिए हांग गुनजुन। वांगजी उस वक्त वियिंग को शोल्डर से पकड़ के हिला देना चाहता था, तब तक जब तक वो पहले की तरह ना हो जाए। वो उससे पूछना चाहता था, वियिंग, तुम अब तक कहाँ थे और ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ। पर वांगजी ये सब कुछ नहीं कह पाता, बल्कि वो हेल्पलेसली उससे कहता है, मेरे साथ गुसू वापस चलो वियिंग। पर इस बात पर वियिंग हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में जो रेड थ्रेड था उसका अब कोई मतलब ही ना रह गया हो। वहाँ से जाते जाते वांगजी एक बार फिर उस रेड थ्रेड को पुल करता है, पर कोई जवाब नहीं आता।
उस दिन के बाद से वांगजी ने वयिंग को सनशॉट कंपेनियन तक नहीं देखा था। वो अपनी सेक ड्यूटीज़ में बिजी हो गया था। इस बीच उसने वयिंग के बारे में काफ़ी सारी और थिंग्स भी सुन ली थी। सब लोग आपस में बातें करने लगे थे कि वयिंग ने वापस आने के बाद डार्क कल्टीवेशन सीख लिया है। वो स्टिजन टाइगर सील का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें वांगजी के मन में जैसे एक तूफान लेकर आती थीं, पर इन दिनों में उसने वयिंग से डायरेक्टली एक भी बार बात नहीं की थी। जितना दूर वो वयिंग से होता जा रहा था, उतनी ही ज़्यादा वयिंग की चिंता उसे सताने लगी थी। इस तरह दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर एक दिन वयिंग उसके आर्म्स में कोलैप्स हो गया था। वैन डोहान की बॉडी से खून निकल रहा था और मैंग्यो वहीं पास में हाथ में तलवार लिए खड़ा था। वैन डोहान मर चुका था, पर वांगजी की नज़र सिर्फ वयिंग की तरफ थी, जिसकी पूरी बॉडी एकदम कोल्ड हो गई थी। वो वयिंग को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से उसे ले जाता है। अगले 3 दिन तक वयिंग सिर्फ सोता ही रहता है। उसकी पूरी बॉडी पेल थी और लिप्स ब्लडलेस हो गए थे। वांगजी दिन रात वयिंग के पास आता और उसके लिए क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले किया करता। अगले दिन जब वांगजी वयिंग के पास आता है तो यानली कहती है, सेकंड मास्टरलैंड, आशिन ने मुझसे उस रेड थ्रेड के बारे में बताया था जो आप दोनों शेयर करते हैं। वांगजी कहता है, हाँ, हम दोनों बाउंड हैं। यानली स्माइल करने लगती है और उससे कहती है, जब आशिन ने मुझे बताया था तो मैं बहुत खुश थी। आशिन हमेशा मुझसे कहता था कि वो आपके साथ बहुत खुश रहता है। वांगजी को इस बात पर थोड़ा विश्वास नहीं होता, तो यानली हंसते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ। आशिन ने शायद ऐसा आपको कभी कहा नहीं, पर वो सच में आपकी बहुत परवाह करता है। आई विश वो इस वक्त हम दोनों को ना सुन पा रहा हो, वरना बाद में उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होगा कि मैंने आपसे ये सब कहा। वांगजी तुरंत वयिंग के स्लीपिंग फेस की तरफ देखता है। इस वक्त उसे वयिंग को टच करने का बहुत मन कर रहा था, पर वयिंग की सिस्टर के सामने ऐसा करना इनएप्रोप्रिएट होता। कुछ टाइम बाद वांगजी यानली से कहता है, मैं वयिंग के साथ हमेशा रहूँगा, अगर वो मुझे अलाउ करे तो। यानली को ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब वांगजी क्वाइटली उससे कहता है, लेडी जैंग, आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं यहाँ वयिंग के साथ रुकूंगा। यानली कहती है, मैं कैसे रेस्ट कर सकती हूँ, अगर वो जाग गया और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो। तभी वांगजी कहता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुरंत आपको बुलाने आ जाऊँगा। यानली मुस्कुराने लगती है और वांगजी से कहती है, थैंक यू मास्टरलैंड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यानली के जाने के बाद वांगजी काफ़ी लंबे समय तक वयिंग के साथ बिताता है। वो वयिंग की तरफ देखता ही रहता है, पर उसे टच नहीं करता। वयिंग अभी भी अनमूविंग लेटा हुआ था। कुछ टाइम बाद वांगजी अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस रेड थ्रेड को पुल करता है और वो देखता है कि वयिंग की रिस्ट में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था। वांगजी तुरंत उसे कहता है, वयिंग, पर वयिंग कोई जवाब नहीं देता। वांगजी कुछ टाइम बाद फिर उससे कहता है, वयिंग, अगर तुम जल्दी से नहीं उठे तो मैं तुम्हें रोज़ इसी तरह तंग करूँगा, जिस तरह तुम मुझे किया करते थे जब हम यंग थे। वो एक बार फिर पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस रेड थ्रेड को पुल करता है, पर स्टिल कोई जवाब नहीं आता। अब 2 दिन और बीत जाते हैं। उस मॉर्निंग वांगजी जब ग्यूचिन सेशन के लिए वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है वयिंग ऑलरेडी जाग चुका था। वांगजी वयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था, पर अभी भी उसे अंदर से एंजाइटी फील हो रही थी क्योंकि वयिंग उसकी तरफ नहीं देख रहा था। यानली उन दोनों के बीच की टेंशन समझ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। वांगजी फाइनली वयिंग की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, वयिंग। वो मन में उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछना चाहता था। वो उससे पूछना चाहता था, वयिंग, तुम कैसा फील कर रहे हो। वयिंग भी उसे रिप्लाई करता है, लंजा। वांगजी कहता है, तुम जाग गए। वयिंग कहता है, हाँ लंजा, और मुझे इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। वांगजी कहता है, तुम्हारी स्पिरिचुअल कोर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, वो रिसेंटफुल एनर्जी, उसकी वजह से। वयिंग, प्लीज़ उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वयिंग उससे कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ लंजा, और अब मैं ठीक हूँ, बल्कि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। वांगजी एक बार फिर उससे कहता है, वयिंग। तभी वयिंग कहता है, लंजा, मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों दूसरों के मैटर्स में इतना बीच में पड़ते हो, या फिर ये सिर्फ तुम मेरे साथ ही कर रहे हो। वांगजी एकदम ऑनेस्टी के साथ कह देता है, सिर्फ तुम्हारे साथ वयिंग।
वुयिंग इस बार एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है लंजा। वांग जी अब उससे पूछता है, तुमने उस रेड थ्रेड को पुल करना क्यों बंद कर दिया? वुयिंग इस बात पर सिर्फ ब्लिंक करता है और उससे पूछता है, क्या? वांग जी एक बार फिर कहता है, तुमने उस रेड थ्रेड को पुल करना क्यों बंद कर दिया? वुयिंग उससे कहता है, लंजा, इस वक्त मैं नहीं कर सकता, मेरे पास स्पेशल एनर्जी नहीं है। वांग जी उससे कहता है, पर पहले तो थी ना। वुयिंग कहता है, मे भी अब मैं तुम्हें एनॉय नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ऐसा करना बंद कर दिया। वांग जी उससे पूछता है, मुझे सच सच बताओ वुयिंग। वुयिंग उससे एक हार्श वॉइस में कहता है, मेरे पास और भी काम है हांग गुंजन। ये सुनकर वांग जी टर्न होता है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो मन में सोच रहा था कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मैं नहीं चाहता वुयिंग मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। ऐसा कहकर वो जाने ही वाला था, तभी वुयिंग सडनली उसके पास आता है और उससे कहता है, वेट लंजा, प्लीज़ मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी वहीं खड़ा हो जाता है। वुयिंग उससे कहता है, तुम सच कह रहे हो लंजा। मैं जानता हूँ कि मेरा टेम्पर और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मैं बिना किसी वजह के गुस्सा हो जाता हूँ और तुम ये सब डिज़र्व बिल्कुल नहीं करते। तुम ऑलरेडी मेरे लिए कितना कुछ कर चुके हो। प्लीज़ मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ लंजा। शिजी ने मुझे बताया कि तुम रोज़ यहाँ आते थे और मेरे लिए म्यूज़िक प्ले करते थे, तो शायद मुझे तुम्हें एक और बार थैंक्स कहना चाहिए लंजा। वांग जी एक गहरी सांस लेता है क्योंकि उसे वुयिंग के थैंक्स की ज़रूरत नहीं थी। वो उससे कह देता है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वुयिंग कहता है, लंजा, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हारी इंटेंशंस पर ट्रस्ट करता हूँ, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? वुयिंग हाँ करता है और बिल्कुल वही जवाब देता है जो वांग जी ने दिया था। अब वुयिंग उससे कहता है, लंजा, इस थ्रेड की वजह से हम बाउंड नहीं हैं। तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम नहीं करना चाहते लंजा। वांग जी कहता है, वुयिंग, मैं ये सब कुछ बहुत सीरियसली लेता हूँ। मुझे पता है हमारे लिए आगे चलकर सब कुछ ईजी नहीं होगा, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, चाहे तुम मुझे चाहो या ना चाहो। तुम समझ गए ना? वुयिंग कहता है, मार्क योर वर्ड्स लंजा। वांग जी कहता है, आई विल वुयिंग। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई नो आज का पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, पर 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मैंने सोच लिया था चाहे छोटी ही सही पर आज तो वीडियो डालनी ही है। कल की वीडियो मैं कोशिश करूँगी लंबी बनाऊँ। ओके, आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।